रंजन नीला और यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना पर। और संविधान की प्रस्तावना की बात करने से पहले आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर संविधान की प्रस्तावना पढ़ना हम लोगों के लिए क्यों जरूरत है। किसी भी देश के संविधान के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उस संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लीजिए, आप उस देश के संविधान को अच्छे तरह से समझ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे आप किसी किताब को पढ़ते हैं, किताब पढ़ने से पहले उन किताब का जो भूमिका होता है उस भूमिका को अगर आप पढ़ लेते हैं तो समझ में आ जाता है कि किताब के अंदर क्या क्या सारे तथ्य पिरोए गए हैं, लिखे गए हैं, किसकी चीज़ में लिखे गए हैं। तो आज हम भारत के संविधान की प्रस्तावना की बात करेंगे। और प्रस्तावना किसी भी देश का वह सार होता है, कुंजी होता है, जिसके तहत उस संविधान को हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारत के संविधान को और संविधान की प्रस्तावना के बारे में हम यहाँ पे 4 भागों में बांट कर अध्ययन करेंगे। पहला भाग है संविधान का अधिकार का स्रोत क्या है, दूसरा प्रकृति, तीसरा उद्देश्य और चौथा लागू करने की तिथि, संविधान लागू करने की तिथि। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो संविधान निर्माण हो रहा था, तो संविधान जो निर्माण करने के लिए बैठे थे संविधान सभा में, उन लोगों को जो अधिकार मिला था कहाँ से मिला था। प्रस्तावना हम लोग पढ़ेंगे, जैसे ही पढ़ेंगे पहला ही लाइन है हम भारत के लोग। तो जो हम भारत के लोग हैं ये बतलाता है कि जो संविधान सभा में बैठे हुए हैं सदस्य हैं, उनको जो चुनाव हुआ है वह चुनाव भारत के लोगों के ही द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ है। भारत के लोग ही उनको ये अधिकार देते हैं कि आप संविधान को निर्माण करें। शक्ति वहीं से अधिगृहित होता है, भारत के लोगों से। आगे भारत की प्रकृति के बारे में बात करेंगे। तो भारत की प्रकृति कहने का मतलब है कि भारत कैसा राष्ट्र होगा। तो कैसा राष्ट्र होगा, इसका उत्तर ये प्राप्त होता है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र होगा, भारत एक समाजवादी राष्ट्र होगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य वाला राज्य व्यवस्था अपनाएगा। ये जो प्रकृति है, अब हम एक एक से बारी से एक को संक्षेप में डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे संप्रभुता। संप्रभुता होता क्या है। तो संप्रभुता कहने का मतलब कोई भी देश बाह्य दबाव से या आंतरिक दबाव से काम नहीं करेगा। कोई भी नियम कानून लॉ अगर बनाएगा तो वह अपने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से जो उस देश के लिए आवश्यक हो, अच्छा हो, उसी के अनुरूप बनाएगा। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा जम्मू कश्मीर का मामला, 370 अनुच्छेद वहाँ पे जो था उसको हमने हटाया, किसी के दबाव में नहीं। ऐसे कि हम लोग कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सदस्य भी हैं, जैसे कि राष्ट्रमंडल या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ, लेकिन उन लोग के दबाव हम लोगों ने महसूस नहीं किया। और भारत ने इसका जो 370 था उसको हटाया। तो हटाने का मतलब है कि हम संप्रभु राष्ट्र हैं और हम किसी के दबाव में नहीं हैं, इसलिए हमने ऐसा किया। और आगे है समाजवादी व्यवस्था। तो समाजवादी व्यवस्था जब हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने संविधान निर्माण करने के लिए बैठे तो इस समाजवादी सब पर बहुत विचार विमर्श हुआ, जोरों से इस पे चर्चा हुआ संविधान सभा में। अंततः शुरू में इसको नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में इसे संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। और भारत का जो समाजवादी व्यवस्था है वह यूरोपीय देशों के जैसा नहीं है। यहाँ भारत के अपना एक अलग समाजवादी व्यवस्था है, जो जिसे हम कह सकते हैं कि गांधीवादी जो समाजवादी है उसके अनुसार है। और मार्क्सवादी के तुलना में ये गांधीवादी समाजवाद को ज़्यादा फॉलो करता है। आगे देखेंगे धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष कहने का मतलब हुआ कि किसी भी राज्य का, देश का
एक ऐसा व्यवस्था जिसमें वह धर्म को तरजीह नहीं देता है, यानी कि सभी धर्मों को समान भाव से देखता है, सभी धर्म को समान तरीका से देखता है, उसे धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। भारत का कोई जो धर्म है वह राष्ट्रीय नहीं है, वह सभी धर्म, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म वगैरह जितने प्रकार के धर्म हैं, सभी को यहाँ पे समान भाव से देखा जाता है। अगर दूसरे इस्लामिक कंट्री में जाइएगा तो वहाँ देखिएगा कि शरीयत हो गया या और भी हो गया, वो अपने आप को घोषित कर चुके हैं कि हम इस तरह का कंट्री है, लेकिन भारत कहता है कि नहीं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जैसा कि अमेरिका है। आगे देखेंगे यहाँ की राज्य व्यवस्था कैसा होगा, तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य व्यवस्था होगा। कहने का मतलब ये जो लोकतंत्रात्मक गणराज्य व्यवस्था है, तो विश्व स्तर पर देखेंगे तो दो प्रकार का होता है। पहला एक राजवंशीय आधार पर, दूसरा इलेक्टेड। ब्रिटेन में अगर आप देखिएगा तो वहाँ पे गणराज्य तो है, लोकतंत्र तो है, लेकिन वहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट होता है वह आज भी चुन के द्वारा नहीं जाता, बल्कि वहाँ राजशाही व्यवस्था है, उसी के अंतर्गत उत्तराधिकारी के रूप में फॉलो होता है। लेकिन भारत में हेड ऑफ स्टेट जो होता है, जो भारत के प्रथम नागरिक कहे जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुन कर जाते हैं और एक निश्चित समय के लिए, यानी कि 5 वर्ष के लिए जाते हैं, या हम अमेरिका की भांति इसको फॉलो करते हैं। इसी तरह से देखेंगे आगे संविधान का उद्देश्य क्या है, तो संविधान का उद्देश्य है न्याय दिलाना। न्याय चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, राजनीतिक हो या आर्थिक हो। आगे देखेंगे तो लोगों को स्वतंत्रता दिलाना। फिर इसके आगे है समानता का अधिकार, सभी लोग समान होंगे, न्याय दिलाएंगे, बंधुत्व भाईचारे की भावना। अब इन 4 जो टर्म है, इन चारों टर्म को हम बारी-बारी से देखते हैं। तो न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सामाजिक न्याय की। हम लोग जानते हैं कि भारत एक विविधता वाला देश है। भारत में विभिन्न तरह के धार्मिक लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाई वाले लोग रहते हैं और विभिन्न मजहब वाले लोग रहते हैं। तो इस विभिन्नता वाले देश में एक हम लोग के लिए यह जरूरी हो गया था कि सभी लोग को एक समान नज़रिया से देखा जाए, और इस समान नज़रिया से देखने के कारण ही यहाँ पे सामाजिक न्याय की बात किया गया। और संविधान के सामने ये कहा गया कि संविधान के सामने सभी लोग बराबर होंगे। इसी तरह से राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, तो राजनीतिक न्याय में सार्वभौमिक मताधिकार का प्रयोग करने के लिए हम लोग को दिया गया, यानी कि एक व्यक्ति और एक मतदान का वैल्यू सभी लोग का समान होगा, चाहे वो हाशिए पर खड़ा है लोग क्यों ना हो, या टाटा बिरला जैसे, उनका जो वोट का वैल्यू होगा, एक वोट का वैल्यू एक हाशिए पर खड़ा लोग को भी होगा। इसी तरह से आर्थिक व्यवस्था में देखते हैं तो सभी लोगों को क्या होता है कि उन लोग का एक अधिकार दिया गया है आर्थिक रूप से, कि आर्थिक रूप से भी सभी लोग क्या होंगे, संविधान के सामने या संविधान के समक्ष समान होंगे। और फिर स्वतंत्रता की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 19, 20, 21 संविधान में प्रावधान ही कर दिया गया है स्वतंत्रता का। और भारत में जो स्वतंत्रता है वह बतलाता है कि आपकी स्वतंत्रता पे कोई रोक टोक नहीं होगा, लेकिन यह तब रोका जाएगा जब आप किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करते हैं। यानी कहने का मतलब कि अत्यांतिक है, एब्सोल्यूट स्वतंत्रता नहीं दिया गया, आपको उसमें रिस्ट्रिक्शन भी लगाया जा सकता है। जब राज्य एवं सरकार को ऐसा लगे कि आप उसके स्वतंत्रता, किसी की स्वतंत्रता को बाधित कर रहे हैं, तो राज्य सरकार आपकी स्वतंत्रता को बाधित कर सकती है। और आगे है समानता का अधिकार, तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक यह दर्शाया गया है कि सभी लोग क्या होंगे, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भारत के सभी लोग क्या होंगे, तो समान होंगे। किसी प्रकार से किसी जगह पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी के अंतर्गत देखते हैं कि हम लोग अस्पृश्यता का अंत करते हैं, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत उपाधियों का अंत किया गया है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत, और फिर अनुच्छेद 14 के अंतर्गत
रूल ऑफ लॉ मतलब कि कानून का शासन होगा भारत में। अनुच्छेद 15 बतलाता है कि जो भारत का समानता का अधिकार है, जाति धर्म लिंग के अधिकार पे हम भारत में किसी भी लोगों को कहीं भी आने ये नहीं कर सकते हैं। और फिर अनुच्छेद 16 के अनुसार हम लोगों का आरक्षण का व्यवस्था किया गया समानता लाने के लिए। और फिर बंधुत्व की बात करते हैं। इन सब से बढ़कर जो हमारा परम कर्तव्य है, परम धर्म है, एकता बनाए रखना। एकता कैसे कायम रख सकते हैं? तो भाईचारे के आधार पर, बंधुत्व के आधार पर हम इस भारतीय उपमहाद्वीप को अखंडित रख सकते हैं। और इस अखंडित रखने के लिए हम लोग क्या होंगे? तो दृढ़ संकल्प होंगे। और अंततः जो संविधान लागू करने की तिथि है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। धन्यवाद।